हेलो स्टूडेंट्स, O2IAS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम ज्योति कौशल है और हम पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं HCS प्रीलिम्स के लिए। तो ओवरऑल आज हमारा डे नंबर 27 है। आज हम जो देखने वाले हैं दैट इज़ द नेशनल एंड स्टेट न्यूज़। इसका आज लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हमने 26 लेक्चर्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं। जिसने नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IAS अकेडमी की जो ऐप है उसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको HCS प्रीलिम्स के नाम से एक कोर्स मिल जाएगा। इस कोर्स के कंटेंट सेक्शन में जाके आप PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। इन द सेम वे जो भी बच्चे HCS के आने वाले एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमने फाउंडेशन कोर्स को लॉन्च किया हुआ है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारा स्टडी मटेरियल इसके रिगार्डिंग मिल जाएगा। स्टेट स्पेसिफिक जो जनरल नॉलेज का बेसिकली जो स्टडी मटेरियल है वो भी आपको मिल जाएगा। जैसे हरियाणा जीके भी के कोर्स भी आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की सबसे पहली न्यूज़ से, जो कि रिलेटेड है कि सबसे पहली स्टेट जो कि स्मोक फ्री बन चुकी है वो है हिमाचल प्रदेश। अगर मैं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश के अंदर 2 स्कीम्स लागू हो रही थी। एक हमारी सेंट्रल सरकार की स्कीम और एक है हिमाचल की खुद की स्कीम। तो अगर मैं बात करूँ कि सेंट्रल सरकार ने एक स्कीम को लॉन्च किया था जिसका नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इस उज्ज्वला योजना के अंडर जो भी फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लाइन लाई करती हैं उनको यहाँ पे फ्री LPG कनेक्शंस दिए जा रहे थे, वो भी एक फीमेल के नाम के ऊपर। तो दैट मीन्स यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट का भी काम कर रहे हैं और जो फ्री LPG कनेक्शन मिल रहे हैं उसकी वजह से जो फीमेल्स की हेल्थ है उनका भी ध्यान रखा जा रहा है। कि जैसे आपको पता है कि जो फीमेल्स हैं वो घरों पे चूल्हा जलाते हैं और उसकी वजह से उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और उसकी वजह से एयर पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो एक तरह से बहुत सारा स्मोक प्रोड्यूस होता है। तो उसको कम करने के लिए 2016 के अंदर सेंट्रल सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लॉन्च किया था। इन द सेम वे अगर मैं हिमाचल स्टेट की बात करूं तो उन्होंने इसी के रिगार्डिंग एक अलग से स्कीम को लॉन्च किया जिसका नाम है गृहिणी सुविधा योजना। अब जिन फैमिलीज को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर LPG कनेक्शंस मिले थे, इसके अलावा जो बची हुई फैमिलीज हैं उनको यहाँ पे गृहिणी सुविधा योजना के अंडर LPG कनेक्शंस दिए गए। इस वजह से जो हिमाचल स्टेट है वो एक स्मोक फ्री स्टेट बन गया है। फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट बना है, आपने इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लद्दाख में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है लोसार फेस्टिवल। और ये जो लोसार फेस्टिवल है वो लद्दाख के जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनके लिए न्यू ईयर का फेस्टिवल होता है। अगर मैं बात करूं कि वो क्यों मनाते हैं इसको, तो जो भी तिब्बतन बुद्धिस्ट हैं उनके रिगार्डिंग यहाँ पे एक तिब्बतन बुद्धिस्ट का कैलेंडर होता है। उस कैलेंडर के हिसाब से जो उनका न्यू ईयर होता है वो यहाँ पर लोसार फेस्टिवल को मनाते हैं और अपने जो भी ट्रेडिशनल डांस और सॉन्ग्स वगैरह हैं इसको इस फेस्टिवल वाले दिन परफॉर्म करते हैं। तो इसीलिए हमारे जो लद्दाख वाले बुद्धिस्ट हैं वो भी इस फेस्टिवल को मनाते हैं। एक तरह से ये उनका न्यू ईयर का फेस्टिवल है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो अमर जवान ज्योति की जो जोत है, ठीक है, वो मर्ज कर दी है नेशनल वॉर मेमोरियल के साथ। नेशनल वॉर मेमोरियल और जो अमर जवान ज्योति है वो एक दूसरे से सिर्फ 400 मीटर की दूरी पर लाई करते हैं न्यू दिल्ली के अंदर। अब अगर मैं बात करूं कि अमर जवान ज्योति को क्यों बनाया गया था, इस जोत को क्यों जलाया गया था, तो जैसा कि आप जानते हैं 1971 में एक वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का जिसके अंदर बांग्लादेश को लिबरेशन मिली थी, जो ईस्ट पाकिस्तान भी कहलाता था पहले। ठीक है, हमारा जो इंडिपेंडेंस एक्ट था 1947 वाला, उसके तहत जब इंडिया और पाकिस्तान का यहाँ पर डिवीजन हुआ था तो ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है और वेस्ट पाकिस्तान बने थे और इंडिया भी बना था। अब 1971 में जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान से अलग हो गया। दैट मीन्स जो बांग्लादेश है वो वेस्ट पाकिस्तान से अलग हो गया। तो यहाँ पे हमारे जो इंडियंस हैं, हमारे जो यहाँ पे एक तरह से सरकार है और जो सोल्जर्स हैं उन्होंने यहाँ पे इसको लिबरेट करवाने के लिए हेल्प करी, जो कि 1971 में वॉर हुआ था। तो इस चीज़ को कमेमोरेट करने के लिए 1972 में हमारी जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी हैं उन्होंने रिपब्लिक डे वाले दिन यहाँ पे इस अमर जवान ज्योति को इनॉग्रेट किया था। तो एक तरह से जो हमने पाकिस्तान के ऊपर जीत हासिल की है उसको यादगार बनाने के लिए इस ज्योत को जलाया गया था। अब 2019 के अंदर एक और चीज़ बना दी गई जिसका नाम है नेशनल वॉर मेमोरियल। तो अब तक के हमारी कंट्री के अंदर जितने भी वॉर्स हुए हैं
उन वॉर्स के अंदर जो भी लोग शहीद हुए हैं उनकी याद में इस नेशनल वॉर मेमोरियल को बनाया गया और यहाँ पर भी एक जोत जलाई गई। तो इसीलिए एक वॉर के लिए अलग से जोत रखना और सारे वॉर्स के लिए अलग से जोत रखना, तो इसलिए इन्होंने, जो सेंटर सरकार है, इन्होंने इन दोनों जोत को मर्ज कर दिया है, इन दोनों फ्लेम्स को मर्ज कर दिया है और वो मर्ज होकर नेशनल वॉर मेमोरियल की तरफ चली गई है। आपने इस चीज़ के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारी कंट्री में जो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि दवाइयों और वैक्सीन्स को अप्रूव करते हैं, अभी रिसेंटली उन्होंने 2 वैक्सीन्स को अप्रूव किया है जो कि कोरोना वायरस के अगेंस्ट है। 2 कौन कौन सी वैक्सीन्स हैं यहाँ पे? एक तो है कॉर्बीवैक्स और दूसरा है कोवोवैक्स। इन द सेम वे एक एंटीवायरल ड्रग को भी अप्रूव किया है जो कि इमरजेंसी के टाइम पे यूज़ करी जा सकती है, जिसका नाम है मोलनुपिराविर। अगर मैं बात करूं कॉर्बीवैक्स और कोवावैक्स के बारे में, तो कई बार आपके पेपर में वैक्सीन के रिगार्डिंग ये पूछा जाता है कि ये किस टाइप की वैक्सीन है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कॉर्बीवैक्स की, तो ये एक प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। देखो यहाँ पे जो वैक्सीन्स है वो अलग अलग टाइप की हो सकती हैं, जैसे डीएनए वैक्सीन हो सकती है, आरएनए वैक्सीन हो सकती है और प्रोटीन वैक्सीन भी हो सकती है। होता क्या है, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उस टाइम पे आपकी बॉडी उस ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज करती है और उसके अगेंस्ट कुछ सेल्स बनाती है, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म मर जाता है और उन सेल्स को हम कहते हैं एंटीबॉडीज। ठीक है। अब अगर कोई डीएनए वैक्सीन आपकी बॉडी के अंदर जाएगी, ठीक है, वो डीएनए को रिकॉग्नाइज करने से पहले डीएनए जो है वो आरएनए में कन्वर्ट होगा, आरएनए से प्रोटीन में कन्वर्ट होगा और उसके बाद इस प्रोटीन को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। इन द सेम वे अगर कोई आरएनए वैक्सीन आपकी बॉडी में आई है तो उससे प्रोटीन बनेगा और फिर उस प्रोटीन को हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज करेगी, फिर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगी। सोचो अगर कोई भी एक वैक्सीन प्रोटीन के रूप में ही आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाए तो उस वजह से आपकी बॉडी में जल्दी एंटीबॉडीज बन जाएंगी। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जो कॉर्बीवैक्स है वो एक प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है और किसने बनाई है? एक कंपनी है आपकी हैदराबाद के अंदर जिसका नाम है बायोलॉजिकल ई। इन्होंने इस कॉर्बीवैक्स को बनाया है। नेक्स्ट वैक्सीन के बारे में हम बात करते हैं जिसका नाम है कोवावैक्स। कोवावैक्स की बात करूं तो यूएस बेस्ड कंपनी है जिन्होंने इसको बनाया है और इसको मैन्युफैक्चर करने का काम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का है। ये भी एक प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन ही है। तीसरी हम बात करते हैं मोलनुपिराविर की। ये एक एंटीवायरल ड्रग है। एंटीवायरल ड्रग का मतलब ये होता है कि अगर कोई वायरस आपकी बॉडी में एंटर कर जाए और ऊपर से आप एंटीवायरल ड्रग ले लो तो ये एंटीवायरल ड्रग उस वायरस की ग्रोथ को रोकने का काम या फिर उसको किल करने का काम करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं इस मोलनुपिराविर ड्रग के बारे में, तो ये वायरस की रेप्लिकेशन को रोक देते हैं। रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि एक वायरस 2 में डिवाइड हो रहा है, फिर वो फर्दर आगे और डिवाइड हो रहा है, तो इस डिवीजन को ये जो ड्रग है वो रोक देता है, जिसकी वजह से आपको कोरोना वायरस की जो डिजीज़ है एक तरह से कम हो जाएंगे, सिम्टम्स वगैरह कम हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो हरियाणा सरकार है उन्होंने रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एक्ट को चैलेंज किया है। देखो हुआ क्या था कि हरियाणा सरकार ने एक एक्ट को इंट्रोड्यूस किया लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, जो कि है हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020। 2020 के अंदर इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया और इस एक्ट के तहत जो भी प्राइवेट जॉब्स हैं उनके अंदर यहाँ पे 75% रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए इस एक्ट के अंदर लिखा गया। और ये भी बोला गया कि वो जो 75% रिजर्वेशन है वो सिर्फ उन जॉब्स के लिए है जो कि 30,000 से कम की सैलरी की हैं। तो पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट है उन्होंने इस एक्ट के ऊपर स्टे लगा दी, जो कि अभी रिसेंटली 2022 के तहत लागू होने वाला था। अब हरियाणा सरकार ने क्या किया, इस एक्ट को दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया कि पंजाब हरियाणा ने जो स्टे लगाया है उसको हटा दिया जाए और ये जो एक्ट है इसको दोबारा से लागू कर दिया जाए। तो अगर मैं बात करूं कि क्या हमारी कंट्री के अंदर और भी स्टेट्स हैं जो कि लोकल्स को यहाँ पे रिजर्वेशन प्रोवाइड करती हैं, तो बिल्कुल हैं, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, फिर है आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया और मध्य प्रदेश हो गया। ये सारी स्टेट्स के अंदर भी प्राइवेट जॉब्स के अंदर रिजर्वेशन लाने के एक्ट्स वगैरह आए हैं, लेकिन वो सारे के सारे कहीं ना कहीं पे उनकी पिटीशन वगैरह पड़ी है किसी हाई कोर्ट में, किसी सुप्रीम कोर्ट में, तो अच्छे से कहीं पर भी लागू अभी तक नहीं हुए हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो जस्टिस रोहिणी कमीशन है
इस कमीशन का जो टेन्योर है अभी 6 महीने के लिए दोबारा से एक्सटेंड कर दिया गया है। अगर मैं बात करूं कि इस कमीशन को क्यों बनाया गया था, तो 2017 के अंदर एक कमीशन बनाया गया जिसके अंदर 4 मेंबर्स थे और इस कमीशन को हेड कर रहे थे जस्टिस जी रोहिणी। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है जस्टिस जी रोहिणी कमीशन। अब ये जो कमीशन है वो किस चीज़ के पर्पस के लिए बनाया गया था, तो यहाँ पे जो ओबीसी के लिए रिजर्वेशन है उसको चेक करने के लिए और ओबीसी के अंदर जितनी भी कास्ट्स वगैरह आती हैं उनको सब कैटेगराइजेशन करने के लिए इस कमीशन को बनाया गया था। तो अगर मैं बात करूं कि क्या ओबीसीज को यहाँ पर रिजर्वेशन मिलती है या फिर कौन कौन से कमीशंस अभी तक उसके लिए बनाए गए हैं, तो सबसे पहले 1953 के अंदर फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन को बनाया गया था। ठीक है, जो कि काका कालेलकर की अध्यक्षता के अंदर बना था। फिर उसके बाद 1979 में सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन को बनाया गया जो कि बीपी मंडल की अध्यक्षता में बना था। तो 1990 के अंदर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम के वीपी सिंह, उन्होंने इस मंडल कमीशन को लागू कर दिया जिसके तहत यहाँ पे ओबीसीज को 27% रिजर्वेशन मिल गई। फिर यहाँ पे इस एक्ट को या फिर इस कमीशन को चैलेंज किया गया और एक केस सामने निकल कर आया, दैट इज इंदिरा साहनी केस 1992 वाला। तो एक तरह से इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करने के लिए एक पिटीशन डाली गई इंदिरा साहनी जी द्वारा। तो यहाँ पे इस पिटीशन के अंदर ये बोला गया कि जो आपने ओबीसीज को 27% रिजर्वेशन प्रोवाइड करी है वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे और अलग अलग चीज़ें बताई गई कि ओबीसीज के अंदर जो क्रीमी लेयर है उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। इवन ये भी बोला गया कि जो ओवरऑल रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। कुल मिला के जो SC, ST, ओबीसीज और EWS की रिजर्वेशन है वो एक तरह से 50% से ज़्यादा इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया। तो अगर मैं बात करूं कि क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चीज़ें आर्टिकल वगैरह प्रोवाइड करता है कि इस कमीशन को बनाने के लिए, तो बिल्कुल आर्टिकल आपका 340 है जो कि कहता है कि अलग अलग जैसे ओबीसीज वगैरह के बेनिफिट के लिए यहाँ पे आप कमीशन बना सकते हैं। तो उसके तहत ही यहाँ पर जस्टिस जी रोहिणी कमीशन को बनाया गया आर्टिकल 340 के अंडर। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो भी टुलू लैंग्वेज के जो भी लोग हैं जो टुलू लैंग्वेज को बोलते हैं वो ये कह रहे हैं कि इस टुलू लैंग्वेज को 8th शेड्यूल के अंदर डाला जाना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे टुलू लैंग्वेज के बारे में, तो ये कर्नाटका और केरला वाले रीजन के अलग अलग रीजन्स में यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगी। वहाँ पर इस लैंग्वेज को सबसे ज़्यादा बोला जाता है, जैसे कि केरला के कसरगोड वाले डिस्ट्रिक्ट के अंदर और आपके कर्नाटका के दक्षिण कन्नड़ और उडुपी वाले डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इस लैंग्वेज को बोला जाता है। तो अगर मैं बात करूं कि क्या लैंग्वेज के रिगार्डिंग यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं कि नहीं, तो यहाँ पे जो आपका पार्ट 17 है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके अंदर जो आर्टिकल 343 से लेके 351 है वो लैंग्वेजेस से ही डील करता है कि यूनियन की क्या लैंग्वेज रहेगी, स्टेट की क्या लैंग्वेज रहेगी, तो इन सब चीज़ों के बारे में डील करता है। इवन आपका जो 8th शेड्यूल है उसके अंदर आपको 22 लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगी, जिसमें से जो पहली 14 लैंग्वेजेस हैं वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही ऐड करी गई थी। लेकिन उसके बाद जो अलग अलग लैंग्वेजेस को अलग अलग अमेंडमेंट्स द्वारा ऐड किया गया, जैसे कि 21st अमेंडमेंट द्वारा जो कि 1967 में हुई थी, तो यहाँ पे सिंधी को ऐड किया गया। फिर उसके बाद 71st अमेंडमेंट हुआ जिसके तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया। फिर उसके बाद 92nd अमेंडमेंट एक्ट आया 2003 के अंदर, जिसके अंदर यहाँ पे उन्होंने अलग अलग लैंग्वेजेस को डाला। अब अगर आपने इन लैंग्वेजेस को याद रखना है तो आप इसके लिए एक थोड़ी सी ट्रिक है जिससे आप इन लैंग्वेजेस को याद रख सकते हो। पहली 14 लैंग्वेजेस के अलावा जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, जैसे 21st अमेंडमेंट द्वारा, तो आप सेंधा नमक से याद रख सकते हो। ठीक है, सेंधा नमक, तो जो सेंधा नमक है उससे सिंधी और फिर नमक से आपका नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, जो कि 21 और 71st से के अमेंडमेंट एक्ट द्वारा इंट्रोड्यूस करी गई। इन द सेम वे अगर मैं 21 और 71 को ऐड करूं तो यहाँ पे 92nd जो अमेंडमेंट एक्ट है उसके द्वारा आपकी जो बॉड मास, दैट इज बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को ऐड किया गया। तो इसको आप सेंधा नमक और बॉड मास के नाम से याद रख सकते हैं। ध्यान देना है यहाँ पे कि M भी 2 बार है और S भी 2 बार है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि मणिपुरी पहले ऐड हुई थी या मैथिली पहले ऐड हुई थी। इन द सेम वे आपकी सिंधी पहले ऐड हुई थी या फिर संथाली पहले ऐड हुई थी। तो इन चीज़ों के बारे में आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि एक नई मिनिस्ट्री बनाई गई है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाने के लिए यहाँ पे अलग अलग प्रोविजंस हैं।
इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी अमेंडमेंट्स वगैरह हुए जिसके तहत हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को रिकॉग्नाइज करने का काम किया। तो इसके लिए अब अलग से ही मिनिस्ट्री बना दी गई है, जिसको कौन हेड कर रहे हैं, हमारे होम मिनिस्टर जी, दैट इज़ अमित शाह जी। अब अगर मैं बात करूं कि क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए यहाँ पे अलग अलग प्रोविजंस क्या आए, जैसे कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जो कि 2011 वाला एक्ट था, उसके तहत यहाँ पे 3 आर्टिकल्स को ऐड किया गया। एक आर्टिकल आपके फंडामेंटल राइट में, एक आर्टिकल आपके डीपीएसपी में, और कुछ आर्टिकल जो है वो पार्ट 9B के अंदर ऐड किए गए। अब अगर मैं बात करूं कि फंडामेंटल राइट के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का हमें फंडामेंटल राइट मिल गया, जो कि 19(1) के सी पोर्शन के अंदर ऐड किया गया। इन द सेम वे डीपीएसपी के 43B के अंदर यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए यहाँ पे प्रोविजंस को ऐड किया गया। इन द सेम वे जैसा कि आप जानते हैं कि जो पार्ट 9 है आपका, जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, और जो पार्ट 9A है आपका म्यूनिसिपैलिटीज से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे एक और पार्ट को ऐड किया गया जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिगार्डिंग था। तो यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के अलग अलग प्रोविजंस को कुछ आर्टिकल्स के अंदर ऐड किया गया। बाकी मैंने आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बता ही दिया है कि ये एक ऐसी सोसाइटी है जिसके अंदर जो लोग हैं एक दूसरे के साथ मिलकर आते हैं, फंड्स वगैरह कलेक्ट करते हैं और किसी नई चीज़ को शुरू करते हैं। जैसे कि जो भी आपको कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह मिलेंगे तो वो इसी पर्पस के ऊपर बेस्ड हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसके 100 साल पूरे हो चुके हैं। तो 1919 के अंदर एक एक्ट आया था जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1919 वाला। इसके तहत यहाँ पे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बनाने की बात करी गई थी, और अल्टीमेटली ये जो कमेटी है सबसे पहली बार 1921 के अंदर बनी थी। तो 1921 से लेके 2021 तक इसके 100 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, इस चीज़ को अभी पिछले साल ही मनाया गया था। तो अगर मैं बात करूं पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में, तो यहाँ पे इसके अंदर 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 15 मेंबर्स जो है वो लोकसभा से आते हैं और 7 मेंबर्स जो है वो राज्यसभा से आते हैं। और ये जो कमेटी है हर साल दोबारा से दोबारा बनाई जाती है। दैट मीन्स इसका जो टेन्योर है वो 1 साल का होता है। अगर मैं बात करूं कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो किस चीज़ के रिगार्डिंग काम करती है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो सेंट्रल सरकार है उनको यहाँ पे कुछ पैसा मिलता है, मनी बिल के द्वारा, अप्रोप्रिएशन बिल के द्वारा यहाँ पे कुछ पैसा मिलता है। तो उसके एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग यहाँ पे हर एक चीज़ पे ध्यान ये कमेटी रखती है। ठीक है, दैट मीन्स जो सेंट्रल सरकार के जो भी फाइनेंसेस वगैरह हैं उनके ऊपर ये कमेटी ध्यान रखती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हमारी कैबिनेट ने, कैबिनेट का मतलब है यहाँ पे हमारी जो एक तरह से प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके कुछ मिनिस्टर्स, जैसे होम मिनिस्टर हो गया, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, उनको कैबिनेट बोल देते हैं। ठीक है, तो जो मेन मिनिस्टर्स होते हैं, उन्होंने रिसेंटली वेस्ट बंगाल की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको बनाने के लिए एक रेजोल्यूशन को अप्रूव किया है। तो अगर मैं बात करूं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल तो बनाने और एबोलिशन करने के लिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या प्रोविजंस है, तो यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल है जो कि है 169 आर्टिकल। इसके तहत किसी भी स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाया जा सकता है और बिगाड़ा जा सकता है। बिगाड़ा इन द सेंस उसको दोबारा से बंद किया जा सकता है। ठीक है, अगर मैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करूं तो लेजिस्लेटिव काउंसिल आपकी विधान परिषद होती है। इन द सेम वे अगर मैं लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करूं तो ये विधान सभा होती है। तो दैट मीन्स विधान परिषद को बनाने और एबोलिशन करने के लिए यहाँ पे एक आर्टिकल है जिसके तहत हम इसको बना सकते हैं। पर उसको बनाने के लिए जो विधान सभा है पहले उसको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और वो भी स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा पास करना पड़ेगा। फिर ये जो रेजोल्यूशन है वो कैबिनेट के पास जाता है। अगर उन्होंने अप्रूव कर दिया इसको, फिर इस स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल, दैट मीन्स जो विधान परिषद है वो बन जाती है। तो रिसेंटली अभी कैबिनेट ने इस चीज़ को अप्रूव कर दिया है, तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने का काम चल रहा है। अब यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक और आर्टिकल है जो कि आर्टिकल 171 है। इस आर्टिकल के तहत ये बोला गया कि जो विधान परिषद है उसके अंदर जो मेंबर्स होंगे वो हमेशा उतने ही मेंबर्स होंगे जो कि विधान सभा के 1/3 हैं। दैट मीन्स जितने मेंबर्स विधानसभा के अंदर हैं उसको अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो उतने मेंबर्स विधान परिषद के अंदर हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना है कि वो 40 से कम नहीं होने चाहिए, 40 से हमेशा ज़्यादा होने चाहिए। तो ये जो है वो आर्टिकल 171 के अंदर प्रोवाइड किया गया है। अगर मैं बात करूं कि क्या हमारी कंट्री के अंदर कौन कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जिनके अंदर अभी तक विधान परिषद है, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश और बिहार,
इन सारी स्टेट्स के अंदर आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल्स मिल जाएंगी। ध्यान देना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं है क्योंकि वो यूटी बन चुका है, ठीक है। और इसके बाद वेस्ट बंगाल के अंदर भी आ गया है। दैट मीन्स अभी तक इंडिया की 7 स्टेट्स हैं जिनके अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हमारे जो सेंटर है उन्होंने रिसेंटली एक ऑर्डिनेंस निकाला था नवंबर 2021 के अंदर। तो यहाँ पे इस ऑर्डिनेंस के द्वारा जो सीबीआई है और जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इनके दोनों के टेन्योर को इंक्रीज करने की बात करी गई। इससे पहले इनका जो टेन्योर था वो 2 साल का था, लेकिन इस ऑर्डिनेंस के द्वारा इनके टेन्योर को 5 साल कर दिया गया। दैट मीन्स 2 साल से 3 साल और बढ़ा दिया गया, 5 साल कर दिया गया। तो अगर मैं बात कर लेती हूँ सबसे पहले ऑर्डिनेंस के बारे में, तो जब भी कोई भी हाउस सेशन में नहीं होता है, दैट मीन्स यहाँ पे लोकसभा और जो राज्यसभा है वो किसी भी सेशन में यहाँ पे पार्लियामेंट में नहीं बैठ रही हैं, उस टाइम पे हमारी प्रेसिडेंट के पास पावर्स होती हैं ऑर्डिनेंस को निकालने की, ठीक है। ये जो ऑर्डिनेंस है इसका एक टर्म होता है, एक टेन्योर होता है जो कि होता है 6 months एंड 6 weeks, ठीक है। इस टाइम के अंदर अंदर इस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट के अंदर पास करवाना पड़ता है। अगर इसको पास नहीं करवाया तो ये ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे सबसे पहली बात हम सीबीआई के बारे में बात कर लेते हैं कि सीबीआई कौन सी टाइप की बॉडी है। तो इसको किसी भी एक्ट के द्वारा नहीं बनाया गया। दैट मीन्स ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ना ही इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले से लिखा गया। दैट मीन्स ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है। इसको एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बनाया गया, तो ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है। एक ऑर्डर निकाला गया यहाँ पे सरकार ने और उस टाइम पे इस बॉडी को बनाया गया। तो यहाँ पे जो पावर्स वगैरह हैं इसको एक पर्टिकुलर एक्ट के अंदर मिलते हैं जिसका नाम है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 वाला। इसके अलावा इस बॉडी को इसलिए बनाया गया था ताकि हमारी कंट्री के अंदर जो भी करप्शन हो रही है उसको प्रिवेंट किया जा सके, और इसको एक पर्टिकुलर कमेटी ने ही रेकमेंड किया था जिसका नाम है संथानम कमेटी। और आपने याद रखना है कि जो सीबीआई है वो एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंदर आती है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, जो कि आपकी आईएएस वगैरह सर्विसेज के रिगार्डिंग जो मिनिस्ट्री होती है वो भी सेम मिनिस्ट्री है, ठीक है। इस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में। तो जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसको भी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बनाया गया। तो सबसे पहले 1956 में बनाया गया। उस टाइम पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का नाम था इन्फोर्समेंट यूनिट, और वो उस टाइम पे एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर आती है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स। फिर बाद में 1957 में इसका नाम चेंज कर दिया गया और अभी इसकी जो मिनिस्ट्री है उसको भी चेंज कर दिया गया। तो अभी अगर मैं बात करूँ तो जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो 1957 में बनी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है इसके अंदर लाई करती है। क्योंकि ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है तो इसको किसी ना किसी एक्ट के द्वारा कोई ना कोई पावर्स तो मिलेंगी ही। तो वो कौन कौन से एक्ट हैं जिनके द्वारा इनको पावर्स मिलती है? तो एक है आपका फेमा एक्ट और दूसरा है आपका पीएमएलए एक्ट। फेमा एक्ट जो है वो उस करप्शन को चेक करता है जो कि बाहर से मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह हुई है, बाहर से जो भी ब्लैक मनी को एक तरह से हवाला जो होता है ना, केसेस जो होते हैं उनको ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करने की बात करी जाती है। तो उन चीज़ों को जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो ध्यान रखती है। तो आपने ध्यान रखना है कि जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है जिसके तहत फॉरेन एक्सचेंज के टाइम पे जो भी घपला हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इन सारे केसेस से डील करता है। इन द सेम वे जो भी काले मनी को ब्लैक मनी में ब्लैक मनी को यहाँ पे व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जा रहा है उनके केसेस को भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ही देखती है। तो आई होप आपको यहाँ तक हर एक न्यूज़ के बारे में समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास से हम स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ करेंगे जो कि आपकी स्पेसिफिकली हरियाणा से रिलेटेड होगी, ठीक है। कोशिश करेंगे हरियाणा के पिछले 1 साल की जो भी चीज़ें करंट अफेयर्स में थी उन सब चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।